अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेब हसन, इंस्ट्रक्टर सिविल। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड दियर टाइप्स फॉर आरसीसी बी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स से क्या मुराद है। बेसिकली जो स्पोर्ट्स होते हैं इनको सहारे कहते हैं, जो वज़न को बर्दाश्त करने के लिए स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं। आ स्ट्रक्चरल मेंबर विच हेल्प अदर मेंबर्स टू रेजिस्ट अगेंस्ट द लोड। ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर जो दूसरे मेंबरान को वज़न सहारने में, वज़न के ख़िलाफ़ मुज़ामत पेश करने में या वज़न को सहारा देने में मदद देते हैं, उन तमाम मेंबरान को हम सपोर्ट कहते हैं। या सपोर्ट को हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, आ स्ट्रक्चर मेंबर विच ट्रांसफ़र द अपकमिंग वेट टू द अंडरनीथ स्ट्रक्चर सेफली। स्ट्रक्चर से सपोर्ट से मुराद एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने वज़न को और अपने ऊपर आने वाले वज़न को महफूज तरीके से नीचे वाले स्ट्रक्चर पर मुंतकिल करता है। उस स्ट्रक्चर को हम सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर बीम के वज़न को सहारने के लिए कॉलम जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर जो कॉलम होंगे वो सपोर्ट्स का काम करेंगे। कॉलम किस तरह सपोर्ट्स का काम करेंगे कि कॉलम जो तमाम ऊपर से आने वाला वज़न है, जिसमें बीम का वज़न शामिल है, स्लैब का वज़न शामिल है, इसके अलावा कोई और लाइव लोड्स हैं, कॉलम उनको क्या करेगा, महफूज तरीके से बुनियाद के ऊपर मुंतकिल कर देगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से स्पोर्ट्स की इकसाम क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे है रोलर स्पोर्ट, अ स्पोर्ट विच हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल फोर्सेस। ऐसे सहारे जो सिर्फ अमूदी फोर्सेस को बर्दाश्त करने के लिए, अमूदी फोर्सेस के ख़िलाफ़ मज़ामत पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन तमाम सहारों को हम रोलर स्पोर्ट कहते हैं। रोलर स्पोर्ट होती क्या है कि इसमें बीम के नीचे जो है वो स्टील बाल्स, स्टील के गोले मुहैया किए जाते हैं जो वक्त की ज़रूरत के साथ साथ बीम को आगे पीछे मूव करने में मदद देते हैं। तो जो रोलर स्पोर्ट है ये उसको आम तौर पर जो है वो ब्रिजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रिजेज़ में भी जो मूवेबल ब्रिज होते हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और रोलर स्पोर्ट जो है वो सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को बर्दाश्त करती है। अगर आप इस पर हॉरिजॉन्टल या लैटरल फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस स्ट्रक्चर को रोलर स्पोर्ट ने सहारा दिया होगा लैटरल फोर्स की वजह से, वो स्ट्रक्चर जो है वो अपनी पोजीशन में नहीं रहेगा। तो जो रोलर स्पोर्ट है वो सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस के ख़िलाफ़, यानी कि रोलर स्पोर्ट पे आप जितनी भी डाउनवर्ड फोर्सेस अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ ये रेजिस्टेंस रखेगी। नेक्स्ट है पिन स्पोर्ट, अ स्पोर्ट whose have ability to resist against vertical and horizontal forces। ऐसे सहारे जो अमूदी और उफ़क़ी फोर्सेस को बर्दाश्त करते हैं, अमूदी और उफ़क़ी फोर्सेस के ख़िलाफ़ मज़ामत रखते हैं, उन सहारों को हम पिन स्पोर्ट कहते हैं। पिन स्पोर्ट की जो सादा सी मिसाल है वो ये है कि दरवाज़े के फ्रेम के साथ जो डोर को फिक्स किया जाता है कब्ज़ों की मदद से, वो जो कब्ज़े होते हैं वो पिन स्पोर्ट या हिंज स्पोर्ट का काम करते हैं। पिन स्पोर्ट को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है या हिंज स्पोर्ट को, इसका जो मैक्सिमम यूज़ है वो स्टील स्ट्रक्चर के अंदर होता है। स्टील के मेम्ब्रान को जो है आपस में जोड़ने के लिए हिंज स्पोर्ट या पिन स्पोर्ट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जो हिंज स्पोर्ट है वो दो तरह की फोर्सेस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखती है। अगर आप हिंज स्पोर्ट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो ये उसको भी बर्दाश्त करेगी, और उस पर अगर आप वर्टिकल फोर्स लगाएंगे तो ये उस फोर्स के ख़िलाफ़ भी मज़ामत रखेगी। तो जो रोलर स्पोर्ट है उस पर नंबर ऑफ़ रिएक्शन एक होता है कि वो सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस के ख़िलाफ़ मज़ामत रखती है, जबकि जो पिन स्पोर्ट है, हिंज स्पोर्ट है, वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के ख़िलाफ़ भी और वर्टिकल फोर्सेस के ख़िलाफ़ ही रेजिस्टेंस जो है वो रखती है। तो पिन स्पोर्ट में या हिंज स्पोर्ट में नंबर ऑफ़ रिएक्शन जो हैं वो दो होंगे। नेक्स्ट है फिक्स स्पोर्ट, अ स्पोर्ट विच हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस एंड मूवमेंट। ऐसी स्पोर्ट्स, ऐसे सहारे जो उफ़क़ी फोर्सेस को, अमूदी फोर्सेस को और मूवमेंट्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, इन तीनों के ख़िलाफ़ मज़ामत रखते हैं, उस स्पोर्ट्स को हम फिक्स स्पोर्ट का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में जो कॉलम होगा वो एज आ फिक्स स्पोर्ट जो है वो काम करेगा। फिक्स स्पोर्ट वो किस तरह काम करेगा कि
कॉलम के स्टील को बीम के स्टील के साथ बाइंडिंग वायर की मदद से बांधा जाएगा, तो अगर आप उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे वो तब भी उसको बर्दाश्त करेगा, उस पर वर्टिकल फोर्सेस लगाएंगे डाउनवर्ड वो तब भी उनको बर्दाश्त करेगा। और अगर उस पर कोई मूवमेंट अप्लाई होती है लाइव लोड की वजह से या सिस्मिक इफेक्ट की वजह से, तो वो उस मूवमेंट के ख़िलाफ़ भी जो है वो रेजिस्टेंस रखेगा। लास्ट पे जो स्पोर्ट की टाइप है वो है सिंपल स्पोर्ट। अ स्पोर्ट विच हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल फोर्सेस। ऐसी स्पोर्ट जो सिर्फ अमूदी फोर्सेस को बर्दाश्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है या अमूदी फोर्सेस के ख़िलाफ़ मज़ामत रखती है, ऐसी स्पोर्ट को हम सिंपल स्पोर्ट का नाम देते हैं। और सिंपल स्पोर्ट कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है कि जो दरवाज़ों के ऊपर या खिड़कियों के ऊपर आरसीसी का बीम डाला जाता है जिसको लिंटल कहते हैं। तो लिंटल और जो अंडरनीथ जो स्टेप्स ऑफ ब्रिक मैसनरी होते हैं, ब्रिक मैसनरी वाल होते हैं, उन दोनों का आपस में कोई जो है वो कनेक्शन नहीं होता। सिर्फ जो लिंटल है वो दीवार के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। तो ऐसी स्पोर्ट को हम क्या कहेंगे, सिंपल स्पोर्ट कहेंगे, जिसमें जो स्ट्रक्चर है बीम का और नीचे जो सहारे हैं उनका आपस में कोई बांड नहीं है, किस तरीके से वो फिक्स नहीं किए गए। तो ऐसे स्पोर्ट्स को हम सिंपल स्पोर्ट का नाम देंगे। सिंपल स्पोर्ट के अंदर जो रिएक्शन फोर्स है वो सिर्फ वर्टिकल होती है। रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि अगर आप इस पर वर्टिकल फोर्सेस अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेस अप्लाई करेंगे, तो जो सिंपल स्पोर्ट होगी ये इन डाउनवर्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ रिएक्शन फोर्स जो है वो जनरेट करेगी। अगर आप इस पर लैटरल फोर्स लगाएंगे, मूवमेंट लगाएंगे, तो ये जो सिंपल स्पोर्ट है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के ख़िलाफ़ या मूवमेंट्स के ख़िलाफ़ ये मज़ामत पेश नहीं करेगी। नेक्स्ट है कि रिएक्शन से क्या मुराद होता है। रिएक्शन बेसिकली कहते हैं कि जो स्पोर्ट पर किसी भी स्ट्रक्चर पर जो फोर्स लगती है, किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, स्ट्रक्चर उस फोर्स के ख़िलाफ़ जो रद्द-ए-अमल देता है, उस रद्द-ए-अमल को हम रिएक्शन का नाम देते हैं। एबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स टू रेजिस्ट अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्सेस, कि किसी भी स्पोर्ट की, किसी भी सहारे की उस पर लगाई जाने वाली फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो मज़ामत होती है उसको हम रिएक्शन का नाम देते हैं। रिएक्शन जो है वो फोर्स के अगेंस्ट एक रद्द-ए-अमल होता है। तो 4 तरह की हमारे पास स्पोर्ट हैं। रोलर स्पोर्ट के अंदर जो नंबर ऑफ़ रिएक्शन होंगे वो 1 होगा। रोलर स्पोर्ट के अंदर नंबर ऑफ़ रिएक्शन एक होगा। और वो इन रिएक्शन से मुराद क्या होगा कि जो रोलर स्पोर्ट होगी वो सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ामत पेश करेगी। इस तरह जो दूसरी स्पोर्ट है हमारे पास वो है हिंज स्पोर्ट या पिन स्पोर्ट। तो हिंज स्पोर्ट के अंदर नंबर ऑफ़ रिएक्शन जो है वो 2 होंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के ख़िलाफ़ भी हिंज स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो शो करेगी और वर्टिकल फोर्सेस के ख़िलाफ़ भी उसमें रिएक्शन फोर्स होगी। नंबर 3 है सिंपल स्पोर्ट। सिंपल स्पोर्ट में नंबर ऑफ़ रिएक्शन 1 होगा और वो रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन की होगी, वो वर्टिकल होगी। ये सिंपल स्पोर्ट सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस के ख़िलाफ़ ही रिएक्शन फोर्स जो है वो शो करेगा। लास्ट पे है जी फिक्स स्पोर्ट। फिक्स स्पोर्ट के अंदर जो नंबर ऑफ़ रिएक्शन 3 होते हैं कि फिक्स स्पोर्ट जो है वो 3 तरह की जो है और 3 तरह के अवामल के ख़िलाफ़ मज़ामत रखती है। अगर आप उस पर लैटरल फोर्स लगाते हैं तो फिक्स स्पोर्ट लैटरल फोर्स के ख़िलाफ़, हॉरिजॉन्टल फोर्स के ख़िलाफ़ भी रिएक्शन जो है वो देगी। अगर आप उस पर वर्टिकल फोर्स लगाते हैं, डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स लगाते हैं, तो जो फिक्स स्पोर्ट है वो डाउनवर्ड फोर्स के ख़िलाफ़ भी जो है वो रिएक्शन जो है अपना देगी। और इसी तरह अगर आप उस पर कोई मूवमेंट अप्लाई करते हैं तो फिक्स स्पोर्ट क्या करेगी, उस मूवमेंट के ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंस शो करेगी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम और स्टैटिक्स इक्वेशन फॉर रिएक्शन कैलकुलेशन। कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी बीम के रिएक्शन कैलकुलेट किए जाएं तो आप किस तरीके से रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली जो रिएक्शन होते हैं ये स्पोर्ट्स की तरफ से होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ स्पोर्ट जो है सिंपल स्पोर्टेड बीम है तो उसमें नंबर ऑफ़ रिएक्शन 2 होंगे। अगर फिक्स बीम है तो उसमें नंबर ऑफ़ रिएक्शन जो है वो 3 होंगे। उसके अलावा अगर कोई कैंटिलीवर बीम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ रिएक्शन उसकी 1 स्पोर्ट है तो उसकी 1 स्पोर्ट में नंबर ऑफ़ रिएक्शन 3 होंगे। अगर कोई फिक्स बीम है और उसके नंबर ऑफ़ जो स्पोर्ट्स हैं वो 2 हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ जो रिएक्शन है वो 6 होंगे। तो रिएक्शन निकालने के लिए जो है वो स्टैटिक्स इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तवाज़न की शराइत का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1
इसकी जो स्टैटिक इक्वेशन है वो है समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। समीशन का मतलब है सम, एफ जो है वो एफ स्टैंड फॉर है फोर्सेस, और एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी बीम पे, किसी भी सपोर्ट पे लगने वाली तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो मजमूआ है वो किसके बराबर होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो समीशन एफ एक्स, या पहली क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस क्रॉस सेक्शन को देखें कि एक बीम है, बीम के नीचे दो तरह की सपोर्ट्स हैं, दो सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड की गई हैं। तो अगर आप इस पे राइट, जो लेफ़्ट सपोर्ट है उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए उतनी ही फोर्स हॉरिजॉन्टल आपको राइट साइड से भी लगानी पड़ेगी। तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि लेफ़्ट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू द राइट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, के जितनी फोर्सेस आप लेफ़्ट साइड से उसकी जितनी फोर्सेस लगाएंगे, लेटरल जितनी फोर्सेस लेफ़्ट साइड से लगाएंगे उतनी ही लेटरल फोर्सेस आपको राइट साइड से भी लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से 1000 किलोग्राम की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर, सपोर्ट्स के ऊपर, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये बीम तवाज़न की हालत में रहे, बीम स्टेबल रहे, बीम अपनी पोजीशन को बरकरार रखे, तो उतनी ही फोर्स आपको 1000 किलोग्राम की वो राइट साइड से भी लगानी पड़ेगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो समीशन है वो ज़ीरो के बराबर होगा। ये पहली इक्वेशन को स्टैटिक्स की फुलफ़िल करेगा। स्टैटिक्स की दूसरी इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, कि बीम पर अमल करने वाली तमाम अमूदी फोर्सेस का मजमूआ जो है वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। अब जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो दो तरह की होती हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। अपवर्ड में क्या होगा कि जो एरो है उसका हेड अपर साइड पे होगा, और डाउनवर्ड में क्या होगा कि जो एरो हेड है वो नीचे की तरफ होगा। और जो डाउनवर्ड फोर्सेस है ये अप्लाइड लोड होता है, और जो अपवर्ड फोर्सेस है ये सपोर्ट का रिएक्शन होता है। तो समीशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये होगा कि अपवर्ड फोर्सेस बराबर होंगी डाउनवर्ड फोर्सेस के। इस बात का मतलब क्या है कि आप ऊपर से जितना भी बीम के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है तो दोनों सपोर्ट उस लोड को मिलकर बर्दाश्त करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से आने वाला लोड ज़्यादा हो और बीम का जो रिएक्शन है, सपोर्ट का जो रिएक्शन है वो उस ऊपर से लगाए जाने वाले लोड से कम हो। तो अगर ऊपर से जो डाउनवर्ड फोर्सेस हम लगा रहे हैं और जो अपवर्ड फोर्सेस हम जो रिएक्शन नीचे से प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इस इक्वेशन के मुताबिक बीम जो है वो स्टैटिक्स इक्वेशन को या स्टेबिलिटी की जो है सूरत हाल है उसको बरकरार रखेगा। अगर डाउनवर्ड फोर्सेस ज़्यादा हैं, रिएक्शन कम है, तो उस सूरत में क्या होगा कि बीम अपनी हालत को बरकरार नहीं रखेगा, बीम की स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी इक्वेशन है स्टैटिक्स की, समीशन एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। समीशन का मतलब मजमूआ सम हो गया, और एम का मतलब है मूवमेंट्स, कि बीम पर अमल करने वाली तमाम मूवमेंट्स का जो मजमूआ है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, कि मूवमेंट्स का जो मजमूआ है वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। जो मूवमेंट्स हैं वो दो तरह की होती हैं, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। तो स्टैटिक्स की जो तीसरी इक्वेशन है उसके मुताबिक किसी भी बीम पे जितनी भी क्लॉक वाइज मूवमेंट लगती हैं और जितनी भी एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट उस बीम पे लोड की वजह से बनती हैं, इन दोनों मूवमेंट्स को आपस में बराबर होना चाहिए, या इनका जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। अगर आप राइट साइड से सपोर्ट के ऊपर 1000 किलोग्राम पर मीटर की फोर्स लगा रहे हैं, मूवमेंट लगा रहे हैं, तो इस बीम को और सपोर्ट को स्टेबल रखने के लिए आपको लेफ़्ट सपोर्ट के ऊपर भी 1000 किलोग्राम डॉट मीटर की मूवमेंट लगानी पड़ेगी। यानी कि ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन में फ़र्क होगा। राइट साइड से ये क्लॉकवाइज होगी और लेफ़्ट साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी तीसरी जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है वो हमारी जो उसको ये फुलफ़िल करेगी। नेक्स्ट ये है कि हम रिएक्शन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है,
एक बीम है जिसके नीचे नंबर ऑफ़ सपोर्ट जो हैं वो 2 हैं, सिंपल सपोर्ट हैं। बीम के मिड पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है और पॉइंट लोड की वैल्यू है 500 किलोग्राम। तो इस बीम की आप रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप स्टैटिक्स की इक्वेशंस को देखेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास है समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप स्केच को देखें कि क्या इस बीम पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रही है। इस बीम के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स, कोई लैटरल फोर्स ना राइट साइड से और ना ही लेफ़्ट साइड से इस पे अप्लाई हो रही है। तो पहली स्टैटिक्स की इक्वेशन होगी जो हम इस्तेमाल करते हैं, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू लेफ़्ट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। कि राइट साइड से जो लैटरल फोर्स लगाई जाएगी वो लेफ़्ट साइड से जो लैटरल फोर्स होगी उसके बराबर होनी चाहिए, या जितनी राइट साइड से आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे उतनी ही फोर्स आपको लेफ़्ट साइड से भी लगानी पड़ेगी। तो इस बीम के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो पहली जो स्टैटिक्स की इक्वेशन है वो रिएक्शन कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरी इक्वेशन है समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अब अपवर्ड फोर्सेस क्या होंगी? बीम के नीचे जो सपोर्ट्स होंगी वो रिएक्शन का काम करेंगी और रिएक्शन को हम एज आ अपवर्ड फोर्स लेते हैं। ऊपर से आने वाली फोर्स के ख़िलाफ़ हम उसको एज आ जो है वो रिएक्शन या उसको रद्द अमल के तौर पे लेते हैं। तो बीम पर मिड पॉइंट पे जो पॉइंट लोड लग रहा है वो 500 किलोग्राम है। बीम के अंदर नंबर ऑफ़ सपोर्ट 2 हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें जो रिएक्शन है ये सिंपल सपोर्ट है, इसमें एक ही रिएक्शन होता है। तो एक सपोर्ट पे एक रिएक्शन होगा, दूसरी सपोर्ट के भी ऊपर भी एक रिएक्शन होगा। तो हमारे पास जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो 2 हो जाएंगी, एक होगी R1 और दूसरी होगी R2। R1 से मुराद है रिएक्शन 1 फर्स्ट सपोर्ट का रिएक्शन और R2 से मुराद है सेकंड सपोर्ट का रिएक्शन। तो हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो 2 होंगी, एक R1 होगा और एक R2 होगा। तो अपवर्ड फोर्सेस हैं ये 2 तादाद में होगी, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे R1 प्लस R2 कर लेंगे। इसके अलावा कोई और सपोर्ट नहीं है तो कोई और रिएक्शन भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन का जो दूसरा पार्ट है अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, कि बीम पर जो डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं वो कितनी हैं। तो हमें ये पता है स्केच के मुताबिक बीम के बी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है, इसके अलावा बीम पे किसी भी जगह पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो जो डाउनवर्ड फोर्सेस है वो सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स है वो सिर्फ एक ही है, वो है 500 किलोग्राम। तो पहली इक्वेशन हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस बराबर हैं डाउनवर्ड फोर्सेस के, कि R1 रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 दोनों मिल के कितना लोड बर्दाश्त करेंगे 500 किलोग्राम का। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे लें। तीसरी जो हमारी इक्वेशन है वो है समीशन एम इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? तमाम मूवमेंट्स का मजमूआ किसके बराबर होगा? 0 के। तो मूवमेंट्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, घड़ीवार सिमत की और मुखालिफ घड़ीवार सिमत की, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो इक्विलिब्रियम की या स्टैटिक्स की जो तीसरी इक्वेशन है कि तमाम मूवमेंट्स का मजमूआ किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि बीम पर लगने वाली तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर होंगी? बीम पर लगने वाली तमाम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं मूवमेंट से क्या मुराद होता है। मूवमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर आपने किसी फोर्स की मूवमेंट निकालनी है तो आप क्या करेंगे? उस फोर्स के मुतलका फासले के साथ ज़रब दे देंगे तो ये हमारे पास मूवमेंट आ जाएगी। तो मूवमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास 2 सपोर्ट हैं, एक ए पॉइंट पे सपोर्ट है और एक सी पॉइंट पे सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट में से हम किसी एक सपोर्ट को फिक्स कर लेंगे कि इस सपोर्ट के गिर्द तमाम मूवमेंट्स का मजमूआ जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने ए सपोर्ट को फिक्स कर दिया है। तो इससे मुराद क्या होगा कि ए सपोर्ट के गिर्द तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट और तमाम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मजमूआ किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो मूवमेंट किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो आप स्केच में देखें कि कौन कौन सी फोर्स बीम पे अप्लाई हो रही है। सिर्फ बी पॉइंट के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि ए पॉइंट के गिर्द एक मूवमेंट बना रही है,
और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉक वाइज है। जो ये पॉइंट लोड है ये ए स्पोर्ट के गिर्द घड़ीवार सिमत में जा रहा है और इसकी जो मूवमेंट बनेगी वो क्लॉक वाइज होगी। तो मूवमेंट का फार्मूला हमें पता है, मूवमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। रिएक्शन निकालने में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस स्पोर्ट को आपने फिक्स करना है, डिस्टेंस भी आपने उसी स्पोर्ट तक लेना है। तो हमने ए स्पोर्ट को फिक्स किया है, तो जितनी भी फोर्सेस होंगी उनके फासले को हमने ए स्पोर्ट तक ही लेना है। तो हमारे पास डाउनवर्ड एक फोर्स है जो कि 500 किलोग्राम है, ए स्पोर्ट तक इसका फासला है 5 मीटर है। ये 500 किलोग्राम की फोर्स जो है वो ए पॉइंट की क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगी, तो वो हमारे पास एक क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 5 क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास लोड के हिसाब से एक ही बनेगी, डाउनवर्ड फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स 500 किलोग्राम है, बी पॉइंट पे लग रही है और ए तक उसका फासला जो है वो 5 मीटर है। तो 500 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाएगी। इसके अलावा देखें कि बीम पे कोई और फोर्स अप्लाई हो रही है जो ए स्पोर्ट के गिर्द जा रही है। ये जो R2 है, रिएक्शन 2 है या सी स्पोर्ट है, ये भी क्या है कि इसकी जो अपवर्ड फोर्स है ये ए स्पोर्ट के गिर्द जाएगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी ए स्पोर्ट के गिर्द ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि ये अपवर्ड है, इसने ए स्पोर्ट के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डायरेक्शन में आना है। तो जो R2 होगा ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगी। मूवमेंट का हमें पता है, मूवमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी R2 और डिस्टेंस हमने जिस पॉइंट को फिक्स किया है, जिस स्पोर्ट को फिक्स किया है वो हमने किया ए स्पोर्ट को। तो ए स्पोर्ट तक जो डिस्टेंस बनेगा, फोर्स होगी R2 और डिस्टेंस होगा 10। तो हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी वो होगी R2 इंटू 10 आ जाएगी। इसके अलावा कोई और जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं बन रही। तो इक्वेशन के लिहाज से क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर होंगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास बनी थी 500 इंटू 5 और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास बनी है R2 इंटू 10। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, 500 इंटू 5 करेंगे आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू R2 इंटू 10। यहाँ पे 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल साइन की इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 250 किलोग्राम। कि अगर किसी बीम के सेंटर पे एक पॉइंट लोड अमल करता है और लोड की वैल्यू 500 किलोग्राम है, तो जो रिएक्शन सी स्पोर्ट होगी, दूसरी स्पोर्ट होगी, वो 500 किलोग्राम में से कितना लोड बर्दाश्त करेगी, 250 किलोग्राम। अब हमने ये मालूम करना है कि जो स्पोर्ट 1 है वो कितना लोड बर्दाश्त करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो दूसरी इक्वेशन थी स्टैटिक्स की वो हमने बनाई थी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू है 500 किलोग्राम। तो R2 के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आप R2 की वैल्यू पुट कर दें। हमें ये पता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू है 500 किलोग्राम। तो R1 प्लस R2 की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें तो R2 की वैल्यू है जो है वो 250 किलोग्राम है। R2 इक्वल साइन की इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 500 किलोग्राम में से अगर आप 250 किलोग्राम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिएक्शन 1 आ जाएगा 250 किलोग्राम। तो अगर किसी बीम के ऊपर, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है और उसके मिड पॉइंट के ऊपर पॉइंट लोड अप्लाई होता है तो रिएक्शन कितना होगा, दोनों सपोर्ट मिल के हाफ लोड को बर्दाश्त करेंगी। दूसरी एग्जांपल जो है वो है कि अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर एक यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है तो इस बीम की आप रिएक्शन कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी आप स्टैटिक्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये होगी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। इस बीम के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, लेटरल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो पहली इक्वेशन जो है वो रिएक्शन कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरी इक्वेशन में आ जाएं आप। दूसरी इक्वेशन है स्टैटिक्स की, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस जो है वो दो तरह की होती हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अपवर्ड हमारे पास जो है वो रिएक्शन होंगे, तो एक रिएक्शन ए स्पोर्ट पे है, एक रिएक्शन जो है वो सी स्पोर्ट पे है। तो अपवर्ड फोर्सेस में आप क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को हम
ऐड कर लेंगे। बराबर ये किसके होगा, डाउनवर्ड फोर्सेस के। तो बीम के ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है वो पॉइंट लोड नहीं है, वो बल्कि यूडीएल है, और उसकी वैल्यू कितनी है 500 किलोग्राम पर मीटर। 1 मीटर के ऊपर 500 किलोग्राम लोड अप्लाई हो रहा है। और कितने मीटर पे यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, 10 मीटर के ऊपर। तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी बनेगी, 500 किलोग्राम 1 मीटर पे है, 10 मीटर पे ये लोड अप्लाई हो रहा है। तो टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स कितनी बनेगी, 500 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टोटल डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगी 5000 किलोग्राम। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे लें। तीसरी जो है स्टैटिक्स की जो इक्वेशन है वो है समीशन m इज़ इक्वल टू 0 के क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो समीशन है वो किसके बराबर होता है, 0 के। तो आप ये देखेंगे इस बीम पे क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी बन रही हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी बन रही हैं। तो मूवमेंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि दोनों स्पोर्ट्स में से आपने किसी एक स्पोर्ट को फिक्स करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ए स्पोर्ट को फिक्स कर लेता हूँ कि ए स्पोर्ट्स के गिर्द तमाम मूवमेंट्स का मजमूआ क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट आप कौन सी बन रही हैं और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो यूडीएल लोड है इसने ए स्पोर्ट के गिर्द इस डायरेक्शन में जाना है। यूडीएल जो डाउनवर्ड फोर्स होगी उसने ए स्पोर्ट के गिर्द इसने इस तरह रोटेशन बनानी है। तो जो डाउनवर्ड फोर्स है यूडीएल लोड है, इसकी ए स्पोर्ट के गिर्द जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज बनेगी। ये जो दूसरी फोर्स है जो कि रिएक्शन की फोर्स है, जो कि आर.बी. है या R2 है, इसने भी ए स्पोर्ट के गिर्द मूवमेंट बनानी है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये जो रिएक्शन की फोर्स होगी आर.बी. ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगी, और ये जो पॉइंट लोड होगा ये ए स्पोर्ट के गिर्द इसने क्लॉकवाइज मूवमेंट बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से एक स्पोर्ट को फिक्स कर लेंगे। ए स्पोर्ट के गिर्द तमाम मूवमेंट्स चाहे वो क्लॉकवाइज हैं चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, उनका मजमूआ वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज मूवमेंट बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो लोड है वो यूडीएल लोड गिवन है। सिंपल मूवमेंट का फार्मूला होता है m इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी के बराबर होता है। तो फोर्स को अगर हम उसके मुतल्लिका फासला से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास मूवमेंट बन जाती है। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, यूडीएल लोड है 500 किलोग्राम पर मीटर है, और ये 10 मीटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो ये मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये बनेगा 5000 किलोग्राम। मीटर से जब ये कैंसिल होगा ये दोबारा फोर्स बन जाएगी। तो यूडीएल को जब भी हम स्पैन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और पॉइंट लोड बन के उतने ही स्पैन के वो सेंटर में आ जाता है। यूडीएल को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है कि यूडीएल लोड को हम जो है स्पैन से 2 बार ज़रब देते हैं। एक दफ़ा जितने स्पैन पे वो लग रहा है पूरे स्पैन से, दूसरी दफ़ा उसी स्पैन के हाफ के साथ। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब हम यूडीएल लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फोर्स बन जाता है। फोर्स से आगे मूवमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उतने ही फासले के हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे यूडीएल लोड था 500 किलोग्राम पर मीटर, और कितने फासले पे लग रहा है, ये 10 मीटर पे है, और इसने ए के गिर्द मूवमेंट कैसे बनानी है, क्लॉकवाइज बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 500 किलोग्राम लोड है, उसको फासले से जितने वो फासले पे लग रहा है पूरे फासले से ज़रब दे देंगे। तो जब 500 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा फोर्स बन जाएगा। फोर्स से आगे मूवमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उतने ही फासले के हाफ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लोड है 500 किलोग्राम और ये स्पैन हमारे पास 20 मीटर है, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना था, यहाँ पे आना था 500 इंटू 20/2। तो फासले से 2 दफ़ा ज़रब देने की इसका लॉजिक क्या है कि यूडीएल लोड को जब हम एक बार फासले से ज़रब देते हैं तो ये दोबारा फोर्स बन जाता है। फोर्स से आगे मूवमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने फासले पे यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है उसके हाफ के साथ इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है कि 500 किलोग्राम को 10 मीटर के स्पैन पे ये लग रहा था, जिससे मल्टीप्लाई किया, ये फोर्स बन गया। फोर्स से आगे मूवमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा जितने स्पैन पे ये लग रहा था उसके हाफ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोबारा स्केच में देखें, इसके अलावा कोई भी डाउनवर्ड फोर्स नहीं है जो ए के गिर्द मूवमेंट बनाएगी। हाँ, एक फोर्स और है जो कि जो स्पोर्ट का रिएक्शन है, ये भी ए स्पोर्ट के गिर्द मूवमेंट बनाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो मूवमेंट हमने किस तरह लेनी है, जिस पॉइंट को हमने फिक्स किया है फासला भी हमने उसी पॉइंट तक, उसी स्पोर्ट तक लेना है। तो
आर बी रिएक्शन का आर टू रिएक्शन का ए तक जो फासला वो कितना है 10 मीटर है। हमें ये पता है कि मूवमेंट बराबर है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस में आ जाएगा, फोर्स होगी आर बी, और आर बी फोर्स का ए स्पॉट तक जो फासला वो कितना है 10 मीटर है। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5000 इंटू 5 करेंगे, ये आ जाएगा 25,000 इज इक्वल टू आर बी इंटू 10। तो इक्वल साइन की इस तरफ जो ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आर बी की रिएक्शन बी की या आर टू की जो रिएक्शन फोर्स है वो कितनी आ जाएगी 2500 किलोग्राम। और हमें ये पता है कि बीम पर जो टोटल लोड आ रहा है जो कि यूडीएल 500 किलोग्राम पर मीटर है, टोटल जो स्पैन है वो 10 मीटर है, तो पूरे बीम का जो लोड है यूडीएल वो कितना है 5000 किलोग्राम। तो इस 5000 किलोग्राम को आर ए और आर बी स्पोर्ट ने मिल के बर्दाश्त करना है। तो आर बी की वैल्यू हमारे पास आई है 2500 किलोग्राम। आर ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5000 इक्वेशन में हम आर बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5000, आर बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 2500, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाएगी 25 किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बीम सिंपली स्पॉटेड है और उसके सारे स्पैन के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आधे लोड को एक स्पोर्ट बर्दाश्त करेगी और आधे ही लोड को दूसरी स्पोर्ट बर्दाश्त करेगी। उसमें कंडीशन क्या है कि बीम सिंपली स्पॉटेड हो और सारे स्पैन के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा हो, तो इसके जो रिएक्शन होंगे वो सिमेट्रिकली रिएक्शन होंगे कि हाफ लोड एक स्पोर्ट बर्दाश्त करेगी और हाफ लोड दूसरी स्पोर्ट जो है वो बर्दाश्त करेगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।